Good evening, everyone. A very good evening once again, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on engineering mathematics. We are live. We are back again with lecture number 70, that is statistical analysis. फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई. स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे. एक ऐसा टॉपिक जो कि मतलब इंजीनियरिंग का कोर है एक तरह से देखा जाए. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती है विच आर रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, विच आर यूज्ड इन द डेली लाइफ एज वेल. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सभी लोग वाकिफ हो, जो कि आपने कभी ना कभी पहले जरूर देखा है. पहले बचपन में इस चीज के क्वेश्चंस भी आपने किए, इन सभी टर्म्स से भी आप अवगत हुए हैं. तो आज उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके बचपन की यादें ताजा करेंगे. ठीक है, चलिए तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टैटिस्टिक्स. चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेटा? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जब आपको ढेर सारा डेटा गिवन हो तो उस डेटा को एनालाइज किया जाए, उसे इंटरप्रेट किया जाए, उसका मीनिंग निकाला जाए, उस डेटा को प्रेजेंट किया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए. तो बेसिकली डेटा कलेक्शन और उसको समराइज करना, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. जैसे मान लीजिए मैं सभी बच्चों का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता हूं. अब मैं वहां पे जो मेरे पास डेटा कलेक्ट होता है, मॉक टेस्ट के मार्क्स कहां बेटा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तो हम कर नहीं रहे होते. हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है मार्क्स का. उन मार्क्स को मैं प्रेजेंट करता हूं उनका एवरेज निकाल के, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, उसका वेरिएंस निकाल के. ठीक है, इसके अलावा उन मार्क्स को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं बार चार्ट के फॉर्म में. ये सारी चीजें कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो यहां पे बेटा अगर हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं कि हमारी क्लास का क्या एवरेज है, एवरेज हमें ये आइडिया दे देता है कि ऑन एन एवरेज बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर एवरेज परफॉर्मेंस लो आता है, यानी एवरेज मार्क्स लो आते हैं, माने कि या तो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था या बच्चों का वो टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं है. तो इस तरीके से डेटा को मीनिंग देता है स्टैटिस्टिक्स. जब आपके पास रॉ डेटा होता है, उसका आप कोई मीनिंगफुल पैरामीटर डिराइव करते हो, तो आप उस डेटा के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो. अब जैसे मान लीजिए आपको यह पता करना है कितने लोग एक शहर में एम्प्लॉयड हैं. अब 15 लाख लोग हैं. अब 15 लाख के 15 लाख लोग का सर्वे तो नहीं कर सकते ना. उसमें से 1000 लोग आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो, और जो 1000 लोगों के लिए पैरामीटर आएंगे अप्रोक्सीमेटली वही पैरामीटर आते हैं 15 लाख लोगों के लिए. तो आप देखते होगे बेटा आए दिन कोई ना कोई सर्वे की रिपोर्ट छपती रहती है कि सर्वे के अनुसार इतने प्रतिशत लड़कियां ऐसा चीज पसंद करती हैं, इतने प्रतिशत लड़के ये करते हैं, इतने प्रतिशत लोग इस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं. तो क्या उन्होंने सबसे पूछा? नहीं, उन्होंने रैंडमली कुछ लोगों से पूछा और वहां पे जो परसेंटेज निकला उन्होंने मान लिया कि सभी के लिए ट्रू है. तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब मीन कैसे निकालते हैं बेटा? मीन का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यू. तो जब आपके पास n वैल्यूज गिवन है, किसी वेरिएबल के n डेटा गिवन है, मान लीजिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूं पानी की गहराई नापने का. अब मैं n टाइम्स रीडिंग लेता हूं, मेरे पास जो n रीडिंग आ रही हैं उसको मैं n से डिवाइड कर दूं, सभी रीडिंग्स जो आ रही हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दूं. दैट इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन. अब बेटा कई बार डेटा ऐसा होता है ना जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या होता है बेटा? रेंज डिफाइन हो जाती है. जैसे मान लीजिए मैंने आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा है गेट का. अब मैंने बोला 0 से 10 मार्क्स तक 5 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स तक 10 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स तक 15 बच्चे हैं. ऐसे करके मैंने क्लासेस डिफाइन कर दी. अब हर क्लास की मिड वैल्यू ले लो. 0 से 10 का मिड पॉइंट है 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35. इस तरीके से मिड पॉइंट हो गए. और उस क्लास में कितने बच्चे हैं? जैसे 0 से 10 का मिड है 5, उसमें बच्चे थे 10. तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तरह से हो गया सभी बच्चों का मैंने टोटल कर लिया. 0 से 10 मार्क्स तक 10 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स तक 15 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स तक 20 बच्चे हैं. तो ये फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी. फ्रीक्वेंसीज ऐड करने का मतलब है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करना या टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को ऐड करना। बात समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक रेंज ऑफ डेटा में कितनी वैल्यू कितने सैंपल लाई कर रहे हैं, तो अगर ऐसे सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल मिल जाएंगे। ठीक, अब एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। अगर आप सभी वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे एवरेज से और ऐड कर देंगे तो जीरो आएगा। सर यहां सिग्मा एफआई क्यों लिखा? अब जैसे मान लो यार मैंने रीडिंग लिया, या चलो मैं कहता हूं एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का टेस्ट लेता हूं, उसमें 10 बच्चों के मार्क्स आते हैं लेटेस्ट से 20, उसमें से मान लो 5 बच्चों के मार्क्स आते हैं 15। इस तरह से सेम मार्क्स पे मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं। तो जितने बच्चों के सेम मार्क्स हैं उनका डिफरेंस ऐड करने की जगह डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये सोचो ना, 10 बच्चों के 20 नंबर हैं, 20 माइनस एवरेज को 10 बार ऐड करूं उससे अच्छा 20 माइनस एवरेज को कितने बच्चों के मार्क्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? कितने डेटा का, कितने नंबर ऑफ डेटा या कितने नंबर ऑफ सैंपल्स का वैल्यू xi है, उन्हें ऐड करने की जगह नंबर ऑफ सैंपल से मल्टीप्लाई किया। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार सिग्मा fi। ठीक है, अब fi xi क्या होगा? सिग्मा fi xi को ऐसे ही रहने दो, x बार सिग्मा fi। अब x बार कैसे आता है? सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, और यहां पे सिग्मा fi अलग से ये कट गया, तो सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi xi विच इज जीरो। तो यानी कि अगर मैं ये कहता हूं मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनके टेस्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं लेटेस्ट से 30 मार्क्स हैं, अब मैं हर बच्चे के मार्क्स में से एवरेज सब्ट्रैक्ट करूं और ऐसे सभी का टोटल ले लूं तो वो वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज से ज्यादा होंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज से कम होंगे। तो जब आप ये डिफरेंसेस को ऐड करते जाते हो कि एवरेज से कितना डेविएशन है, एवरेज से कितना डिफरेंस है बच्चे के मार्क्स में, तो वो सारे सम आपके क्या आएंगे? जीरो आएगा, पूरा सम आएगा जीरो। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं बेटा कि हमारे कोर्स में मान लीजिए 2 बैचेस हैं, लेटेस्ट से इलेक्ट्रिकल का बैच और ईसीई का बैच, मैं दोनों के लिए मैथ्स का सेम टेस्ट कंडक्ट कराता हूं। एक बैच में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 100 बच्चे हैं, ईसी में 50 बच्चे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का एवरेज लेटेस्ट से आता है आउट ऑफ 100 60 मार्क्स का, और ईसी वाले बच्चों का एवरेज आता है लेटेस्ट से 65 मार्क्स का। अगर मैं कहूं टोटल बच्चों का एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल में 100 है, उनका एवरेज 60, ईसी में 50 है, उनका एवरेज 65 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50। तो आप इस टाइप से भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको 2 अलग अलग सेट ऑफ डेटा का एवरेज दे दूं तो ओवरऑल एवरेज कैसे आता है? नंबर ऑफ सैंपल इनटू एवरेज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ये मुझे बताइए, मीन के बारे में बात समझ में आई यहां तक? जल्दी से बताओ, मीन के बारे में बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे डेविएशन का मतलब क्या था? डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड मीन। ठीक है, और मीन कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो ये 3 टर्म होती है ना, मीन मीडियन मोड, ये एक कैटेगरी में लाई करती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी इन सम वे और दी अदर आप डेटा का कोई सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो। अब जरा क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है बेटा 509 एम्प्लॉइज का, 509 एम्प्लॉइज का, बोल रहा है एवरेज वीकली अर्निंग बताइए। अब ये देखिए, जो वीकली अर्निंग है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने एम्प्लॉयज का सेम अर्निंग है। एक डेटा कितने सैंपल के लिए ट्रू है, या एक डेटा कितने लोगों के लिए ट्रू है, या सेम मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सेम डेटा आपके कलेक्शन में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक डेटा जितनी बार रिपीट होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट्स इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करेंगे, एक्स बार ये बोला है। अब देखिए भाई, डेटा भी खतरनाक ही दे दिया है, समझ रहे हो। ऐसे डॉट 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 करके लिख दूं 40 × 7। अब एम्प्लॉयज तो मुझे पता है ना कितने हैं, एम्प्लॉयज मुझे पता है 509 है। एक बार वैसे ऐड कर लें, 509 ही बन रहे हैं। 3 और 6 9 और 10 19, 19 और 15 24, 19 और 15 34, 34 24 58 100, फिर 165, 165 और 79 174, 244 299 335 335 361 380 380 और 29 409 509। ठीक है, अब ये कीजिएगा 30 प्लस 72 प्लस 140 प्लस 240 प्लस 18 × 24 प्लस 840 प्लस 22 × 75 प्लस 24 × 90 प्लस 26 × 79 प्लस 28 × 55 30 × 36 32 × 26। गेट में देखो इतना लंबा डेटा नहीं आएगा, बट इस टाइप का सवाल आ सकता है। अगर गेट वालों ने कभी सोचा चलो मेहरबानी कर दें बच्चों पे थोड़ा इजी पेपर बना दें, तो आ रहा है 25.159। ठीक है, 25.159। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने क्या बोला शॉर्ट नोट्स वाले पॉइंट में हर्ष, जैसे मान लो अपन दो तरह के बैचेस का टेस्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिकल बैच, ईसी बैच। इलेक्ट्रिकल वालों का एवरेज आता है 100 में से 60 मार्क्स, ईसी वालों का आता है 65। इलेक्ट्रिकल के टेस्ट में 100 बच्चे थे जिनका एवरेज 60 था, ईसी में 50 बच्चे थे जिनका एवरेज 65 था, डिवाइडेड बाय 100 + 50, ये टोटल बच्चों का कंप्लीट एवरेज आएगा। क्योंकि ये जो आपने n1 x1 बार लिखा है ना और n2 x2 बार लिखा है, ये दूसरे डेटा का सम है। तो नंबर ऑफ सैंपल इनटू एवरेज क्या देता है, ये इलेक्ट्रिकल के टोटल मार्क्स दे रहा है, ये ईसी के टोटल मार्क्स दे रहा है। तो सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने इलेक्ट्रिकल के टोटल मार्क्स निकाले, ईसीई के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द ओवरऑल एवरेज। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, जब आप डेटा को बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो मीडियन क्या होता है, मिडिल आइटम। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों के मार्क्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जिस बच्चे के मार्क्स 8वें नंबर पे लाई करेंगे मिड पॉइंट, जिससे 7 कम और 7 ज्यादा, जिससे 7 बच्चे नीचे लाई करें 7 बच्चे उसके ऊपर, तो उस बच्चे के मार्क्स को कहा जाएगा मीडियन। उस बच्चे के मार्क्स को क्या कहोगे, मीडियन। और अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, तो आप 7वां और 8वां, ये जो 2 बच्चे हैं इनका एवरेज लेंगे, सॉरी 8वां और 9वां, 8वें और 9वें बच्चे का आप एवरेज लीजिएगा, तो 2 के एवरेज से आपका मीडियन आएगा। ऑड नंबर ऑफ बच्चे हैं तो बीचों बीच का डेटा आप लीजिएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मीडियन। लेकिन मीडियन निकालने के लिए पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। तो मीडियन बेसिकली क्या हुआ, मीडियन वो डेटा हुआ जो आपके डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, आधे उसके नीचे तो आधे उसके ऊपर। उसने ऐसे 2 हिस्सों में आपके कंप्लीट डेटा को डिवाइड कर दिया, जिसमें से आधा डेटा उसके नीचे लाई करेगा और आधा डेटा उसके ऊपर लाई करेगा। अगर ग्रुप डेटा है, जैसा मैंने ये दिया था ग्रुप्ड डेटा है, अगर ग्रुप डेटा है तो L + ½ n - c/f * h। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे
मीडियन क्लास आप पहले फिगर आउट करो, जैसे कि 0 से 100 तक बच्चों के मार्क्स आ सकते हैं। तो पहली क्लास 0 से 10, दूसरी क्लास 10 से 20, तीसरी क्लास 20 से 30, चौथी क्लास 40 से 50, पांचवी क्लास 50 से 60, इस टाइप से। तो उसमें मीडियन क्लास कौन सी है, बीच वाली क्लास कौन सी है, उसकी लोअर लिमिट, जैसे अगर बीच वाली क्लास है 50 से 60 तो उसकी लोअर लिमिट है 50। अब उसमें कितने बच्चे हैं, 50 से 60 में कितने बच्चे हैं, वो है n। मीडियन क्लास में कितने सैंपल हैं, ठीक है। अब मीडियन क्लास में कितने सैंपल हैं, सॉरी n है टोटल बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं n। f है कि मीडियन क्लास में कितने बच्चे, यानी 50 से 60 मार्क्स के बीच कितने बच्चे हैं, और 0 से 100 के बीच कितने हैं, वो है n। h क्या है, विड्थ है मीडियन क्लास की, यानी कि 50 से 60, विड्थ हो गई 10, तो ये 10 हो गया। c है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी अगर मीडियन क्लास 50 से 60 वाली है तो इससे पीछे की सभी क्लासेस का टोटल है c। अगर 50 से 60 वाली मीडियन है तो 0 से 50 तक कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, 0 से 50 में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, वो है c। 0 से 50 के नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं c। अब मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है बेटा वो डेटा जो सबसे ज्यादा रिपीट करे। जैसे यहां पे देखना, इसमें सबसे ज्यादा डेटा कौन सा रिपीट कर रहा है, 24 की अर्निंग 90 एम्प्लॉइज की है, तो ये आपका मीडियन मोड हो गया। जिस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द मोड। जिस डेटा पे, मतलब कि मेरी क्लास में ऐसे कितने मार्क्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे बैठे हैं, दैट इज द मोड। तो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो मोड होता है। और ग्रुप में कैसे करोगे, L प्लस डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कंटेनिंग द मोड। लोअर लिमिट, जिस क्लास में मोड आ रहा है उसकी लोअर लिमिट, यानी ये कौन सी क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ये कौन सी क्लास होगी, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब डेल्टा 1, इसकी फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास से कितनी ज्यादा। अगर मान लो हाईएस्ट, मैंने बच्चों का मॉक टेस्ट कराया, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 30 से 40 आ रहे हैं, तो 30 हो गया L, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 30 से 40 हैं। अब इससे पिछली क्लास है 20 से 30, तो 20 से 30 मान लो 50 बच्चे हैं, और 30 से 40 जहां मैक्सिमम बच्चे हैं वहां 100 बच्चे हैं, तो डेल्टा 1 हुआ 50। यानी मैक्सिमम बच्चे जिनके सेम मार्क्स हैं वो कितने हैं एज कंपेयर टू पिछले वाले ब्रैकेट में। जैसे मैक्सिमम बच्चे 30 से 40 में लाई कर रहे हैं, पिछला ब्रैकेट 20 से 30 का है, इन दोनों में डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा 1, और अगली क्लास से डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा 2। यानी 30 से 40 में मैक्सिमम बच्चे हैं, तो 40 से 50 के मुकाबले कितने ज्यादा हैं, इससे पिछली वाली क्लास से कितने ज्यादा, डेल्टा 1, अगली वाली से कितने ज्यादा, डेल्टा 2, और H क्या हो गया, साइज ऑफ द मॉडल क्लास, साइज ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि विड्थ हो गई। और ऐसे ही बेटा मीडियन क्लास कैसे फिगर आउट करते हैं, मीडियन क्लास का भी तरीका बता देता हूं। क्लास माने वो रेंज है, क्लास कंटेनिंग मीडियन वैल्यू, क्लास कंटेनिंग मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड आपके कोइंसाइड करते हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी करते हैं। जनरली ये रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, जनरली ये रिलेशन होता है। और सिमेट्रिक क्लास के लिए तीनों बराबर होते हैं। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 229 है और मीडियन है 46, ठीक है, ए और बी। अब आप ये देखिएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालो पहले,
अभी मैं आपको इस डेटा के साथ ना मीडियन और मोड वाला कंसेप्ट समझा देता हूं, डोंट वरी। मुझे पता है क्लासेस वाला जो चीज है ना उसको विजुलाइज करना थोड़ा टफ होता है बिना डेटा के, और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो डेटा से ही समझा जा सकता है। तो यहां से a प्लस बी आ रहा है 79। अब यहां पे बात ये है बेटा 229 का आपका डेटा है, 229 का आपका डेटा है। आप ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पीछे का ऐड करते जाओ। 12, 42, 42 प्लस ए, फिर 107 प्लस ए, फिर 107 प्लस ए प्लस बी, फिर यहां पे आएगा 132 प्लस ए प्लस बी, 150 प्लस ए प्लस बी। अब 229 का मिडल कौन सा होगा? 115, जिससे 114 नीचे और 114 ऊपर। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये वाली क्लास बनेगी, तभी तो मीडियन 46 आ रहा है। 115वीं वैल्यू इसमें लाई करेगी, 107 प्लस ए है ना, तो ऐसे चुनी जाती है मीडियन क्लास की। 229 टोटल है, तो 115वीं वैल्यू कौन से में लाई करेगी? यहां पे 107 प्लस ए तक आता है, तो इसमें 115वीं वैल्यू भी लाई करेगी। अब L हो गया 40, मीडियन क्लास हमने चुन ली, L हो गया 40। अब आप ये देखो इसमें क्या था? N टोटल सैंपल, C पिछली क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, N 229, C पिछली क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 प्लस ए। क्यूमुलेटिव समझ में आया? ऐड करते जा रहे हैं जैसे CDF था। और क्या है बेटा? FH, H इसकी विड्थ है 10 और इसका F है 65, तो 46 इज 45, हाफ इंटू 229 माइनस 42 प्लस ए अपॉन 65 इंटू 10। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया मीडियन का। अब 6 इंटू 6.5, 36, 39, तो यहां से ए आ जाएगा 229 माइनस 84 माइनस 78, यहां से ए आ रहा है 33.5। कुछ गड़बड़ की है क्या अपन? तो ए आ रहा है 33.5, इसको अप्रोक्सीमेट कर लो बेटा 34, तो बी आ जाएगा 45। ये आंसर दे देंगे अप्रोक्सीमेट करके ना, 34 और 45। वैसे ए आ रहा है 33.5। बात समझ में आ गई? सी का मतलब होता है यहां तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले तक की कितनी है? 42 प्लस है। तो जब भी मीडियन की बात करोगे ना बेटा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बताइए, क्लियर हुआ? अब ये जो तीन चीजें थी ना, मीन, मीडियन, मोड, इन्हें कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये किसी ना किसी वे में डेटा की सेंट्रल वैल्यू बताते हैं। अगला होता है मेथड ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ये बताता है डेटा कैसे स्प्रेड है। जैसे गॉसियन में आपने देखा था, मीन वैल्यू के अबाउट डेटा आपका फैला रहता है, तो डिस्पर्जन वाली जो एलिमेंट्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, वो ये बताते हैं डेटा कितना फैला हुआ है। यानी कि अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, मैंने क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट कराया उसमें बच्चों के मार्क्स एवरेज से कितना डेविएट कर रहे हैं, एवरेज से कितना वेरी कर रहे हैं, उसे बोलोगे डिस्पर्जन। तो सेंट्रल टेंडेंसी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये नहीं कभी बताएगा कि सेंट्रल वैल्यू से बाकी की वैल्यू कितना डिफरेंट है। तो डेटा आपका सेंट्रल वैल्यू के अबाउट क्लोजली पैक्ड है, या डेटा सेंट्रल वैल्यू के अबाउट काफी फैला हुआ है। जैसे ये वाला आप ग्राफ देखिए, तो यू कैन कॉल इट एज क्लोजली पैक्ड। यहां पे डेटा काफी क्लोजली आपका पैक्ड है। और वहीं एक ग्रीन वाला ग्राफ देखोगे तो डेटा काफी फैला हुआ है।
अब स्कैटर्ड है डेटा या क्लोजली पैक्ड है सेंट्रल वैल्यू के अबाउट, उसके लिए हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो डिस्पर्जन बताए, डेविएशन बताए फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है बेटा दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेम है। ये जो रेड वाली लाइन है दिस इज बेसिकली द मीन। गॉसियन से कंपेयर करो ना, दो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकते हैं जिनका एवरेज सेम है लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन या डेविएशन या डिस्पर्जन अलग अलग है। तो मीन दोनों का सेम है लेकिन डिस्पर्जन अलग अलग है, इसके लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करनी पड़ती है। अब सबसे पहला होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है डेविएशन बताने का या डिस्पर्जन कि मैक्स माइनस मिन कर लो। अगर डेटा क्लोज है तो मैक्स और मिन का डिफरेंस कम आएगा, और डेटा अगर बहुत फैला हुआ है तो मैक्स और मिन का डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा। अगर हमारे क्लास टेस्ट में बच्चों ने परफॉर्मेंस बहुत नॉन यूनिफॉर्म किया है, बहुत अलग अलग परफॉर्मेंस हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे के बहुत ही हाई मार्क्स हो और किसी के बहुत ही लो मार्क्स हो, तो यहां मैक्स और मिन का डिफरेंस काफी ज्यादा देखने मिलेगा। जैसे इस डेटा में मैक्सिमम है 48, मिनिमम 21 है, तो आपका आ गया 27। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहूं तो अरेंज कर दूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू मिनिमम, लास्ट वैल्यू मैक्सिमम, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बट आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है उसका एवरेज। एवरेज से डेविएशन का एवरेज, अभी मैंने आपको बताया था अगर एवरेज से डेविएशन निकालें और ऐसे सारे डेविएशन को ऐड करें तो जीरो आता है। मैंने बताया था ना, एवरेज से कुछ बच्चों के मार्क्स ऊपर लाई करेंगे, कुछ के नीचे, तो अगर आप सम कर दोगे डेविएशन फ्रॉम द एवरेज तो जीरो आता है। ठीक है बेटा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस कैटेगरी में लाई करते हैं नमन मेथड ऑफ डिस्पर्जन में। इसमें कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं जिसमें दो पैरामीटर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर डेविएशन निकालो एवरेज से और उसको ऐड कर दो हमेशा जीरो आएगा, यानी इस क्वांटिटी का एवरेज भी जीरो आएगा। तो क्या करें मीन डेविएशन निकालने के लिए कि आप डिफरेंस लेने के बाद मॉड ले लीजिए। ए जैसे यहां पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी मीन मीडियन या मोड है, कुछ भी है, आपने डिफरेंस लेने के बाद मॉड लिया। क्योंकि देखो जैसे कि कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज के ऊपर हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स एवरेज के नीचे हैं, तो अगर आप सभी मार्क्स को टोटल करोगे बेटा तो टोटल आपका जीरो ही आने वाला है। इसीलिए जीरो ना आए उसके लिए आपने मॉड ले लिया, उसके लिए आपने मॉड ले लिया, वरना डिफरेंस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता, जिससे कि ये सम आपका जीरो हो जाता। ये सम आपका जीरो हो जाता क्योंकि कुछ वैल्यू एवरेज के ऊपर और कुछ वैल्यू एवरेज के नीचे, तो कहीं पे ये डिफरेंस पॉजिटिव और कहीं पे ये डिफरेंस नेगेटिव, जिससे कि इसका सम आ जाता जीरो। सम जीरो ना आए इस बात के लिए आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया या कह सकते हो मॉड लिया। सबसे पावरफुल मेथड ऑफ डिस्पर्जन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और उसे मल्टीप्लाई किया f से। f का मतलब क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, यानी एक ही डेटा कितनी बार रिपीट होता है वो उस डेटा की फ्रीक्वेंसी है। तो xi कितनी बार रिपीट होगा, fi टाइम्स, तो fi मल्टीप्लाई किया xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर में डिवाइडेड बाय n और रूट ले लिया। इसको RMS कह सकते हो, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो RMS एक तरह से हो गया, और स्क्वायर किसका, डेविएशन का। किससे डेविएशन, एवरेज से डेविएशन। जब आप एवरेज से डेविएशन लेके स्क्वायर करते हो, उसका एवरेज लेते हो, फिर रूट लेते हो, तो इसे RMS कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो RMS, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, और इसके स्क्वायर को कहते हैं वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। समझ में आया। अब इसका शॉर्टकट ये भी होता है बेटा सिग्मा निकालने का, FI इंटू DI स्क्वायर बाय सिग्मा FI,
और माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई। आप ऐसे सोच सकते हो। जो मैंने आपको बताया था ना रैंडम वेरिएबल में भी कि एवरेज, स्क्वायर का एवरेज या फिर एवरेज का स्क्वायर, डी आई इज, तो इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो, रूट ऑफ समझे क्या? ये भी आरएमएस का एक तरीका हो सकता है। पहले क्या करना ना बेटा, पहले पूरे डेटा का एवरेज निकालना, फिर ये चेक करना हर डेटा एवरेज से कितने डेविएशन पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, ये करना। और फिर डी आई स्क्वायर का और डी का एक्सपेक्टेशन या एवरेज निकाल लेना, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं बेटा, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। जैसा मैंने बोला, मान लीजिए एक सिटी में 15 लाख लोग हैं। अब क्या आप 15 लाख के 15 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। आप क्या करेंगे, आप उस डेटा का छोटा सा सैंपल लेंगे। तो अगर आप पूरी पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, और अगर आपने उसका कुछ सैंपल लिया तो आप नीचे वाला डेटा लगाएंगे, नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे n बता रहा है सैंपल्स और यहां पे n बता रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी मान लीजिए 15 लाख लोग हैं, आपने 15 लाख के 15 लाख का डेटा ले लिया, तो n यहां पे 15 लाख है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए। आपने 15 लाख में से मात्र 1000 लोगों का डेटा लिया है, जिसके बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे n 1000 होगा और ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं कि आप पूरा डेटा देख रहे हो या डेटा का कोई सबसेट देख रहे हो। अगला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो रेशियो ऑफ सिग्मा अपॉन मीन, सिग्मा बाय म्यू के एवरेज को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये तब यूज किया जाता है, देखो जैसे मैंने ये बोला, अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज सेम है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फैला हुआ है ये उसके सिग्मा से पता लग जाएगा, ये उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे दो डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं जिनका मीन भी अलग अलग है और जिनका स्प्रेड भी अलग अलग है, मीन भी अलग स्प्रेड भी अलग, तो वहां कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेना, सिग्मा और मीन का रेशो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग डेटा के ग्रुप मैंने आपको दे दिए जिनका मीन भी अलग और सिग्मा भी अलग, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एवरेज इनटू 100%। अब इसमें दो तीन चीजें होती है, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा होता है, मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होता है। मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप, मान लीजिए मैं आपको ऐसा देता हूं कि दो बच्चे हैं, दो सेक्शंस है, जैसे मान लीजिए हमारे बैचेस में एक इलेक्ट्रिकल का बैच है, एक ईसीई का बैच है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का मीन है m1 और स्टैंडर्ड डेविएशन उनके मार्क्स का है सिग्मा 1। ईसीई वाले बच्चों का मीन है m2 और एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2। इलेक्ट्रिकल में n1 बच्चे हैं, ईसीई में n2 बच्चे हैं। अब ये पूरे का मीन कैसे निकालते हो बेटा? मीन कैसे निकालते हो? मीन निकालना भी मैंने बताया था, डेटा इनटू फर्स्ट मीन प्लस डेटा इनटू सेकंड मीन बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बात है पूरे का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे आएगा? n1 प्लस n2 सिग्मा स्क्वायर इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, n2 सिग्मा 1 स्क्वायर, n1 d1 स्क्वायर, n2 d2 स्क्वायर। अब d1 और d2 क्या है? d1 है m1 माइनस m और d2 है m2 माइनस m। तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ डेटा का जब मैंने दो ग्रुप आपको दे दिए, उनका ओवरऑल वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। हाँ भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आएंगे?
और नहीं भी आते हो तो आ तो सकते ही हैं, अगर नहीं भी आया हो सिलेबस में लिखा है ना स्टैटिस्टिक। अब ये देखो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। मीन देखते चलो, ये टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। छः इंटू 3, 7 इंटू 6, 8 इंटू 9, इस टॉपिक से सवाल आने की देखो भले प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन जीरो नहीं है। और ये देखो फ्रीक्वेंसी का सम 3 और 6 9, 9 18, 31, 39, 44, 48। ये बताओ जरा एवरेज कितना आया? 18, 42, 60, 60, 72, 132, 132 और 117, 249, 329, 329, 384 और 48 हुआ 432, 9 आ गया। इसका मीन आ गया 9। अब आप क्या करें, अब आप डेविएशन लिखें, ठीक है। एस माइनस एम, साइज माइनस मीन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये डेविएशन हुआ। तीन इंटू -3 का स्क्वायर, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, 9 इंटू -1 का स्क्वायर, 13 इंटू 0 स्क्वायर, प्लस 8 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल डेटा तो 48 ही है। जैसे इतनी लेट गुड इवनिंग आता है मैं समझ जाता हूँ रिचा जी आ गई हैं क्लास में। 27 + 24 + 9 + 0 + 8 + 20 + 36, 1.607। एक बार टैली करो, यही आंसर आ रहा है 1.607। बात क्लियर हो गई? एक बार ही कंफर्म करो, यही आ रहा है? समझ में आया मैंने कैसे निकाला? क्लियर है ना? डेविएशन निकालना पड़ता है एवरेज निकाल के। ये देखिए, फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ 2 बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज ऑफ इनिंग, हु इज अ बेटर स्कोर गेटर एंड हु इज अ मोर कंसिस्टेंट। बेटर स्कोर गेटर माने मोर एवरेज, और मोर कंसिस्टेंट माने लेस सिग्मा। लेस सिग्मा, जिसका डेविएशन कम होगा उसका सिग्मा कम होगा, यानी कि वो ज्यादा बार सेम टाइप का स्कोर लेके आता है, और वहीं जिसका एवरेज ज्यादा है यानी कि वो ज्यादा स्कोर बनाता है। चलो भाई, बल्कि अगर दोनों का मीन कम आए ना, मीन अलग अलग आए, तो कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने को लेना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सहारा लेना चाहिए। चलो भाई, मैं शुरू करूं। पहले एवरेज, कितनी इनिंग्स हैं बेटा? 3, 3 6 और 4 10। ए का सम कितना है? 12 + 115 यानी 117, 123, 123, 196, 203, 203, 222, 222 और 341, 341, 377, 381, 461
और ये मेरे ख्याल से 461 और 461 470 490। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ टोटल। 127 133 133 और 73 206 213 213 232 232 451 451 नहीं सॉरी 351 351 और 36 387 387 391 471 500 आ रहा है। ये आ गया 50। बी में देखो 59 59 75 75 117 121 172 179 209 209 और 48 257 257 और 13 270। तो बेटर स्कोर गेटर कौन हुआ भाई? ए हुआ, ए हुआ। ठीक है, अब बात ये आती है कि ए और बी के लिए ना आप डेविएशन निकाल लो। ए के स्कोर लिखो जरा, 12 115 6 73 7 19 119 36 84 29। बी का लिखो 47 12 16 42 4 51 37 48 13 0। अब 50 सब्ट्रैक्ट करो, और इसका 27 है। ठीक है, अब सिग्मा ए ठीक है, मैंने कोई वैदिक मैथ्स नहीं सीखा, जस्ट कैलकुलेशन कर करके जो है ना फास्ट हो गई है वर्बल कैलकुलेशन। इसके लिए वैदिक मैथ्स नहीं चाहिए, बट हाँ मैं सीखूंगा यार, जब मेरी डॉटर के सीखने का टाइम आएगा ना उसको पढ़ाने के लिए सीखूंगा। मेरा बचपन से इच्छा है वैदिक मैथ्स सीखने की, बट सही बताया ना बिना किसी पर्पस के इंटरेस्ट आता नहीं। आप ही लोगों की तरह है मेरा भी, जल्दी मोटिवेशन आता नहीं है। अगर कुछ फायदा है सीख के, मान लो मुझे पढ़ाना है, अब जैसे मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना होता है ना तो वो मैं फट से सीख लेता हूँ, और जब मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं होता तो मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं रहता उसको सीखने का। कुछ अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना उससे। .8366 .697। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट, और जिसका एवरेज ज्यादा वो बेटर स्कोर गेटर। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब ये देखो, मोमेंट अगर निकालना है, जैसे आपने सेकंड मोमेंट निकाला ना उसको वेरिएंस कहते हैं। अगर आरथ मोमेंट निकालना है तो इस डिफरेंस की पावर आर कर दीजिए।
डिफरेंस की पावर r कर दो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां मीन ही होना चाहिए, यहां मीन, मीडियन या मोड कुछ भी हो सकता है। तो अबाउट एनी पॉइंट आप xi माइनस ए कर दीजिए, आप xi माइनस ए कर दीजिए। और जीरोथ मोमेंट हमेशा सेम आती है। एवरेज के अबाउट निकालें या ए के अबाउट निकालें, अगर आर को जीरो रखेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, वन ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, वन ही आएगा ऑब्वियसली। बात समझ में आई? ये तो वन ही आएगा ना। करण भाई वैदिक मैथ्स क्या होता है ना, मतलब एक तरह से कैलकुलेशन हैक्स है जो कि इंडिया में जन्मा है। अब स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है बेटा कि डेटा कितना एसिमेट्रिक है, यानी डेटा परफेक्टली सिमेट्रिक होता उसके मुकाबले कितना डेटा एसिमेट्रिक बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्यूनेस। तो अगर आपका स्क्यूड कर्व होता है ना तो उसकी टेल लंबी होती है, स्क्यूड कर्व होता है उसकी टेल लंबी होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड उसे कहते हैं जिसकी टेल राइट में लंबी होती है, और नेगेटिवली स्क्यूड उसे कहते हैं जिसकी टेल नेगेटिव में या पीछे लंबी होती है। यानी अगर बहुत सारे बच्चों के एवरेज से ज्यादा मार्क्स आए हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर बहुत सारे बच्चों के एवरेज से कम मार्क्स आए हैं तो दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। और नेगेटिव में मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। मीडियन तो बीच में ही लाई कर रहा है, मीन हाईएस्ट है पॉजिटिवली स्क्यूड, और मीन अगर लोएस्ट है तो नेगेटिवली स्क्यूड। और स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट पियर्सन ने जो दिया वो मीन माइनस मोड बाय सिग्मा दिया, मीन माइनस मोड बाय सिग्मा। तो एक ग्राफ देके आपसे पूछ सकता है पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी वाइज इतना काफी है आप लोगों के लिए, फटाफट निकालते चलिए। मुझे एरिथमेटिक मीन बता दो इसका, एरिथमेटिक मीन चलो निकालो। ये क्लास वाला डेटा हो गया जो मैंने बोला था मिड पॉइंट लेते हैं क्लास का। क्लास का मिड पॉइंट ले लेना। और बच्चों आज रात को 9:30 डाउट सेशन है लाइव, जिस भी बच्चे को बात करनी है मुझसे डायरेक्टली वो आ सकता है। ये मिड पॉइंट हो गया। सात, 8, 15, 20, 35, 45, 50, 35 और 120, 155, 155, 655, 655 और 350, 1005, 1005 और 225, 1230, 1230 बाय 5 तो 24.6, 24.6 आ रहा है। करेक्ट आ रहा है कि इनकरेक्ट आ रहा है? सही आ रहा है, 24.6 यही है, ठीक है। 24.6 बनेगा। इसका मीडियन बताइए। मीडियन मैं बताता हूं, देखो कैसे निकालोगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अब क्यूमुलेटिव आप कर लीजिए। ट्वेंटी 253, 253 और 465, 465, 235, ये हो जाएगा 700, 700 और 18, 718 और 582, 718 और 582 कितना होगा? 800, 1300, 1934, 1978, 2578, 2628, 3228, 3271, 3871 और 55, 3926, 4526। अब टोटल आपके पास कितना है? 4526। मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? टू 2 6 3,
2263 कौन सी क्लास में वैल्यू आएगी बेटा? यहां तक तो 1934 थे, यहां पे, ठीक है। लाइज इन दिस क्लास, तो मीडियन क्या हो गया? 30, मीडियन आ गया 30। मिडल वैल्यू जिसमें लाई करेगी वही आपके लिए मीडियन आएगा। हाँ, मीडियन के लिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। ये बात समझ में आई? टोटल डेटा निकाला और फिर ये पता कर लिया बेटा मीडियन क्लास कहां पे है। ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलो। और ये क्या है? नंबर ऑफ डेज है। और अगर यही डेटा में मैं कह दूं आपको कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, यहां पे मैं कह दूं कि ये चीज अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तब आपका टोटल कितना आता बेटा? 655। टोटल कितना आता? 655। मिडिल वैल्यू कौन सी होती? 655 के हिसाब से 327, 328वीं वैल्यू, 328वीं कहां पे लाई करती? यहां पे। तब ये आपकी मीडियन क्लास बनती। अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती ना तब ये आपकी मीडियन क्लास बनती। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे बेटा क्या है, ये क्लास की फॉर्म में डेटा दिया होना चाहिए था। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, कि कितने दिन के लिए बच्चा एब्सेंट है? 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, 30 से 35 डेज, 35 से 40 डेज और 40 से 45 डेज। तो अब मीडियन क्लास जब आपको मिल गई तो एल हो गया 10, 10 से पीछे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 224 हो गई, ठीक है। एच हो गया 5, विड्थ जो होती है। एफ हो गया कितना? क्यूमुलेटिव दे रखी है तो क्यूमुलेटिव के डिफरेंस से फ्रीक्वेंसी आती है 241, ठीक है, 241। एफ हो गया 241। और मेरे भाई और क्या चाहिए? एल प्लस एन, एन हो गया 655। तो अब यहां पे मीडियन कैसे आता? और मैं आपको ना एक हैक बताऊं बेटा कि कैसे एग्जाम में पहचानना कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है या फिर आपको दी है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी। कि देखो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, कभी भी ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं होती जो लगातार बढ़ती ही चली जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब है ये क्या होनी चाहिए? कायदे से ये होनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो अलग बात है यार कि डेटा इस बात के लिए इनसफिशिएंट है, उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था दैट दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14.29। एक सेकेंड ना, ये 11 से 15 होगा ना, हमने ये गलती कर दी है क्लास डिफाइन करने में। ठीक है, 15.29, ठीक है, 15.29 ये बन गया।
बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। अरे यार ये 10 नहीं है, 5 है। मैं वही कह रहा है, मीडियन क्लास के बाहर कैसे चला गया? आना तो बीच में ही चाहिए था। विड्थ 5 है ना, 13.14। ये मीडियन क्लास में आनी चाहिए वैल्यू, 11 से 15 के बीच में ही। ठीक है, हाँ H5 होगा। ये नंबर ऑफ डेज है कि बच्चा कितने दिन एब्सेंट है। कितने बच्चे 0 से 5 दिन छुट्टी लेते हैं साल भर में, कितने बच्चे 6 से 10 दिन छुट्टी लेते हैं, कितने बच्चे 11 से 15 दिन छुट्टी लेते हैं, इस हिसाब से डेटा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, फाइंड द मोड। मोड बताइए, मोड के लिए क्या करना है? हायर वैल्यू ले लो अगर डेसिमल में आ रहा है। देखो, हाफ करके जो हायर वैल्यू है ना सौरभ भाई, वो चुन लेना, हायर इंटीजर। अब यहां पे देखो, इस वाले ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट? इस वाले ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। पिछले से कितनी ज्यादा? 10। अगले से कितनी ज्यादा? 17। तो अब क्या होगा मोड? इसकी लोअर लिमिट 18 प्लस 10 बाय, यहां पे इसका h जो है 6 है। समझे? बीस पॉइंट दो दो। तो ये मोड आ गया। तो इस तरह से मॉडल क्लास पहले फिगर आउट करो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रीजन के अंदर है। अब ये देखो यार, मोड पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे। कॉन्टिन्यूअस का मोड कैसे निकालोगे? कॉन्टिन्यूअस का मोड माने जिस वैल्यू ऑफ एक्स पे आपका पीडीएफ मैक्सिमम आ जाए। कॉन्टिन्यूअस का मोड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स इज मैक्सिमम। समझे? क्योंकि एफ एक्स एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही बताता है, पीडीएफ क्या बताता है कि एक डेटा की क्या फ्रीक्वेंसी है। 0.5। तो ये मोड आ गया 0.5। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहां पे आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माने पीडीएफ इज मैक्सिमम। ये देखो यार, डेटा दे रखा है लिक्विड के फ्लो का, एक्सआई दिया है। एक्सआई जो है ना, देखो इसका मिड पॉइंट दे दिया है, इसका मिड पॉइंट दे दिया है। क्लास के अंदर तो मिड पॉइंट ही लेते हैं ना एक्सआई। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी एवरेज पूछ रहा है, निकाल दो जल्दी से। एवरेज पूछ रहा है बेटा। चलो चलो चलो, एवरेज पूछ रहा है। जो डेटा दिया है उसमें मीडियन का वैल्यू कैसे? सौरभ भाई एक बार हैंड रेज करो, मैं समझा नहीं तुम्हारा डाउट। चलो ये ट्राई करो, इसका एवरेज निकालो फटाफट। ये कितना है फ्रीक्वेंसी? 6, 41, 58, 70, 80।
8.16 सी आ रहा है ना। अगला ट्राई करो। 15 डेटा का सैंपल दिया है, आपसे ये पूछ रहा है कि मोड क्या है इस डेटा का। बोलो सौरभ भाई। हेलो सर, मैं ऑडियो। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ। मॉडल क्लास का, ये तो मीडियन थोड़ी है इसमें। सर एक सेकेंड सर, आप ये तो वाला है ना जिसमें मोड एक निकाला सेकेंड था सर। 20.22। बताओ 10th का क्या आ रहा है, इतने बाकी लोग 17 आ रहा है। सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वही आपका मोड होता है। ठीक है, अगला देखो। मेन दे रखा है, नंबर्स हैं और उनका फ्रीक्वेंसी भी है। जो नंबर है ना वही उसका फ्रीक्वेंसी है, मीन बताना है। सौरभ भाई वैसे ही बता दो कंसेप्चुअली, तुम्हारा डाउट क्या है बोलो मेरे भाई। देखो यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और एक्साई सब सेम है। अब आपको याद है मैंने ये शायद लिखवाया था आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर होता है ये, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ये होता है 2n+1/3 बनेगा डी। 2n+1/3 बनेगा डी आएगा। क्वेश्चन 6 में 30 कैसे सिलेक्ट किया, ये वाला कह रहे हो बेटा। देखो टोटल डेटा आया 4526, तो आपको ये देखना है उसका मिडल वैल्यू 2263 आ रहा है, यानी कि 2263वां बच्चा 2263 बच्चा कहां पे लाई करेगा। 2263 बच्चा इस क्लास में लाई करेगा। यहां तक 1934 है, तो 1935 से लेके 2500 तक इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। 2500 तक इस रेंज में लाई कर रहा है, तो ये वाला नंबर इस डोमेन में लाई करेगा। 1900 से 2500 का डेटा इसमें लाई कर रहा है, तो 2263 वाला भी इसी में लाई करेगा। तो जिसमें आपकी मिडिल वैल्यू लाई करती है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय 2, वो जहां लाई करती है वही आपकी मीडियन क्लास या मीडियन कहलाता है। मीन ऑफ वेरिएबल हुज करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर दिस। n/0, एक सेकेंड, ये क्या चक्कर है। ये n/0 नहीं है, nc0 nc1 nc2 ncn है, ये c है। करो फटाफट से। ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। इसको पता है कैसे सोचोगे, मैं बताता हूं। x की पावर 0 कर लो, ऐसे चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ये बन जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0,
अब x को 1 डाल दो। ये सब चीजों में ना बायनोमियल थ्योरम तुम्हारी मदद करती है। तो यहां पे मीन क्या आ गया बेटा, और ये नीचे वाला जो है ना ये 2 की पावर n है, ये बनेगा। नीचे वाला 2 की पावर n कैसे है, इस एक्सप्रेशन में x को 1 डाल दो, इसमें x को 1 डाल दो तो ये 2 की पावर n बन जाएगा। ठीक है, तो ये बायनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। मेन मार्क्स 300 बच्चों के मैथ्स में 45 हैं, टॉप 100 बच्चों के 70 और लास्ट 100 बच्चों के 20 हैं, तो बीच वाले 100 बच्चों का एवरेज कितना है? टोटल 300 बच्चों का एवरेज 45, ऊपर के 100 का एवरेज 70, नीचे के 100 का 20, तो बीच वाले 100 बच्चों का क्या एवरेज होगा बताओ। मैंने मल्टीपल ग्रुप का एवरेज निकालना सिखाया ना आपको। हाँ भाई क्या आ रहा है, देखो 300 बच्चों का एवरेज है 45, 100 बच्चों का 70, बाकी 100 बच्चों का हमको पता नहीं, और लास्ट के 100 बच्चों का 20, तो 135 100 से डिवाइड कर दो ना, 90 प्लस म्यू, तो बीच वाले 100 बच्चों का एवरेज है 45 सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बेटा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आती है करण। यहां पे देखो जो मैंने लिखा था ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। क्यूमुलेटिव माने पीछे की फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हो, तो जब आप ऐड करते जा रहे हो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपको ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे भी डेटा होगा, इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। लाइव क्लास बेटा कॉल के अंदर ना आपको स्क्रीन नजर नहीं आता, बस इतना होता है। ठीक है, चलिए तो अब अपनी मुलाकात बेटा मंडे को होगी। मंडे प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा और मंडे से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।